राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे और इस उम्मीद में बैठे होंगे कि एचएसएससी ग्रुप डी की जैसे ही भर्ती आ जाएगी, तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं, उसमें अच्छा स्कोर करके हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो आपकी उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ये जो क्लासेज अब अपनी आने वाली है, बड़ी शानदार क्लासेज होंगी, जिसमें आपका हरियाणा जीके, इंडिया जीके, आपका साइंस हो गया, आपका हिंदी हो गया, ये चार सब्जेक्ट जो आपके 65 नंबर के आ रहे होते हैं, उन सभी की हम इन क्लासेज में तैयारी करने वाले हैं, इन क्लासेज में रिवीजन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपका छूट गया है, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है, उन सारी चीजों को आपको याद करवाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। प्लस में जो क्वेश्चंस आपने याद कर रखे हैं, उन सभी का आपका यहां पर रिवीजन हो रहा होगा। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि 15 नंबर का आपका मैथ आता है, प्लस में 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, तो टोटल 25 नंबर आप यहां पर और ऐड कर लेते हो, तो आपके 90 नंबर की तैयारी है वो मैं आपको यहां पर करवाने वाला। ठीक है जी, तो चलिए अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। आज वाले क्वेश्चंस आप सभी को आंसर करने की कोशिश करनी है, और कोशिश नहीं, आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा आप सभी आंसर करोगे, और अगर आपका आंसर नहीं आता तो आज वाली क्लास में आप सभी याद कर लेना। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ये अपने को बताना है। सौर परिवार से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं होगा। सौर परिवार जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा था, सौरमंडल वाला, वही की यहां पर बात हो रही है। तो इसमें आपको बताना है कि सौर परिवार से संबंधित नहीं है। मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, उसके बारे में, तो उसकी जो डेफिनेशन थी उसी में इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि सौरमंडल में क्या होते हैं भाई। क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, तो इन सभी से मिलकर क्या बन रहा होता है, सौरमंडल बन रहा होता है। तो इसमें कौन सा संबंध नहीं रखता, निहारिका है वो नहीं रखता। क्या हो जाएगा, निहारिका अलग हो जाएगी। अब ये निहारिका क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, वो बन रही होती है, जो शुरुआती में जो बन रही होती है, तो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, निहारिका उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। ग्रह हो गया, यहां पर उपग्रह लिख लीजिए, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आपके धूमकेतु, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके सौरमंडल के होते हैं। ठीक है जी, तारे हो गए, सूर्य हो गया, सारे के सारे। चलो, नील नदी का स्रोत क्या है ये आपको बताना है, बताइए। देखो, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं, जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, एचएसएससी का पूछने का, क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो नील नदी का स्रोत क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कमेंट करने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपकी बात नहीं बन पाएगी भाई। ठीक है जी, नहीं बन पाएगी बिल्कुल। नील नदी का स्रोत क्या हो जाएगा, नील नदी का स्रोत है वो क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, मिस्र के आसवान बांध के पास है, तो क्या हो जाएगा, लेक विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी जिसने करेक्ट किया है उसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, नील नदी है, आप सभी को पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। मैंने आपको हमेशा बोला है, कब से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, सारे के सारे स्पोर्ट्स वाले हैं वो सारे याद कर लेने हैं। तो आपको बताना है कि रोवर्स कप है वो किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है, या सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि रोवर्स कप है वो कौन से खेल से संबंधित है, आपसे ऐसे पूछता है। तो बताइए, आंसर कीजिए, कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा। और इसी खेल से संतोष ट्रॉफी भी है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, संतोष ट्रॉफी है वो भी इसी खेल से संबंधित हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पर फुटबॉल हो जाएगा।
कि जो रोवर्स कप है वो कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और क्रिकेट का एक बहुत बार एग्जाम्स में आता है रणजी ट्रॉफी, ठीक है जी, रणजी ट्रॉफी है वो किससे हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। और जो बोल रहे थे ना मुझे कि सर जी आप विराट कोहली के फैन क्यों हो, पता चल गया ना कल वाले मैच में, ठीक है, कि बिना विराट कोहली के जीतना आसान नहीं है। आपसे कितना भी बोलो कि स्लो खेलता है, T20 में ये खेलता था वो खेलता था, आज पता चल गया ना उस स्लो की वैल्यू, कि बिना विराट कोहली के जीतना आसान नहीं है। तभी तो बोला जाता है कि स्लो चलो लेकिन चलते रहो। तभी तो मैं बोलता हूं कि पढ़ते रहो, सिर्फ चाहे डेली आप 1 घंटा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। ये सीखने के लिए मिलता है, हमें खेलों से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं। तो विराट कोहली जी से क्या सीखा कि कंटिन्यू चलते रहो, चाहिए थोड़ा स्लो चलो, जीत जाओगे। और फिर वरना फिर सूर्य कुमार यादव की तरह या जो और अपने जितने भी ये आते हैं कि लगता है कि भाई छक्के मार मार के जिता देंगे, तो फिर वो 111 पे ऑल आउट हो जाते हैं, है ना। समझ गए? हाँ, तो किंग कोहली, हाँ एग्जाम्स में आता है इसलिए बता देता हूं। किंग कोहली है, किंग कोहली है वो किसका नाम हो जाएगा, विराट कोहली का उपनाम हो जाएगा। माही है ये किसका हो जाएगा, ये महेंद्र सिंह धोनी का हो जाएगा। लड़कों को तो पता है, लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, हिटमैन के नाम से जाना जाता है भाई अपना जो कप्तान रहे थे पिछले T20 वर्ल्ड कप के, रोहित शर्मा जी को जाना जाता है। तो ये अपने को याद रख लेना। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस अक्षर के आकार का है, ठीक है जी। इनमें से कौन सा महासागर है जो एस अक्षर के आकार का है, यानी इस प्रकार से है, ये अपने को बताना है कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है जो एस आकार का है, बताइए सभी, ठीक है बताइए भाई सभी, कौन सा महासागर हो जाएगा जो एस आकार का हो जाएगा। आंसर आ गया होगा सभी का, तो क्या हो जाएगा, अटलांटिक जो महासागर है ये किस आकार का है भाई, एस आकार का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ऑप्शंस गायब हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं किया। अच्छा, यहां पर तो नाम ही नहीं दिया हुआ, तो मैं यहां पर कुछ बता देता हूं जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि भाई किस किस को है जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्मी जगत के लोगों को दिया जाता है जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, सिनेमा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको ये दिया जाता है। एक तो लता मंगेशकर जी का नाम बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो वो आपको याद रख लेना है। एक देविका रानी जी हैं, ठीक है जी, लता मंगेशकर जी को तो आप जानते ही होंगे, देविका रानी जी हैं, इनका नाम भी बार बार एग्जाम्स में आता है। और एक है कानन देवी जी, ठीक है जी, ये और याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बार बार आता है, ठीक है जी, बहुत बार आया हुआ है, तो ये याद रख लेना। बाकी तो हमें ऑप्शन से ही पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें निम्नलिखित लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये तो भाई बहुत ही, अगर आप 8वीं 9वीं की सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, उस समय से ये क्वेश्चंस आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप सभी इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। और भाई यहां पर एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, दयानंद सरस्वती जी से पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए बताइए भाई सभी, ठीक है जी, तो किसके द्वारा हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है,
एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, वो निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? कृत्रिम। देखो कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो मानव निर्मित होता है, जो हम सभी मनुष्यों ने बनाया होता है, उसको कृत्रिम बोला जाता है, मनुष्यों के द्वारा जो बनाया जाता है। प्राकृतिक होता है, जो हमारी माँ प्रकृति हमें बनाकर देती है या हमारी प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, उसको प्राकृतिक बोला जाता है। तो अब इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत देखने के लिए मिलने वाले हैं, बहुत आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तुक्का लगाने की कोशिश मत करना कि भाई उपरोक्त सभी दिख रहा है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जल जीवशाला द्वारा। किसके द्वारा? जल जीवशाला द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? क्रांतियों से क्वेश्चंस हैं, वो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। हरित क्रांति आप सभी को पता है, गेहूं के उत्पादन के लिए थी, ठीक है जी, अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए थी। लेकिन पीली क्रांति किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। पीली क्रांति, पीली क्रांति, थोड़ा सा नाम पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पीली क्रांति, और इस पीली क्रांति को ही पित्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भाई, पीली क्रांति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये तिलहन के जो फसलें हैं उनके लिए थी भाई। कौन सी फसलें? तिलहन की जो फसलें थी उनके लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? अब ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, किसे नहीं किया गया है। किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? बताओ किसको नहीं दिया गया है? आप सभी को पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनको दिया गया है। सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको दिया गया, आप सभी को पता है। पहले प्रथम क्या बने थे? प्रथम खिलाड़ी, ठीक है जी, और प्रथम और अभी तक एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है जी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है तो सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी दिया गया है, ठीक है जी। तो किसको नहीं दिया गया? महात्मा गांधी जी को नहीं दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, भारत रत्न पुरस्कार। और महात्मा गांधी जी भारत रत्न पुरस्कार के बारे में चलो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बाद में बात करेंगे, पढ़ लो यार, है ना, क्योंकि आजकल चीजें है ना, लोग ऑफेंड बहुत ज्यादा होने लग गए, है ना। वरना महात्मा गांधी जी बहुत बड़े व्यक्ति। आप ये सोचो, आप ये चीज सोच के देखो कि आप गुलाम हो, आपका देश गुलाम है, ठीक है, आपके देश की किसी की नहीं चलती, और फिर वो आदमी लड़ जाता है, तो सोच लो कितना महान होगा। हो सकता है कि अदर पार्टी, आज पार्टियों के चक्कर में कि इन पार्टियों का बना दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का हो गया। भाई आज वाली कांग्रेस और वो वाली कांग्रेस अलग थी, और उसमें भी सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, ठीक है। बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं भाई, ऐसे ही नहीं हम, चलो आप महात्मा गांधी जी को नहीं मानते, सुभाष चंद्र बोस जी को तो मानते हो, उन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपिता। स्वामी विवेकानंद जी को तो मानते हो, ठीक है। ये जो नाम महात्मा जो आगे लिखा गया ना, ये ऐसे ही नहीं मिला। शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। यह आपको बताना है कहां के, यानी कि सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आपको क्वेश्चंस का मतलब यह है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उस समय के जो बर्तन बनते थे, मिट्टी के बर्तन, उनमें एक अलग कारीगरी की गई थी, सजावटी किया गया था, सजावट की गई थी। तो वो कहां से मिले हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, कहां से मिले हैं भाई, कहां से मिले हैं, ठीक है। तो कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं भाई बनावली से। कहां से मिले हैं? बनावली से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? बताओ,
मौलिक अधिकार के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित इनमें से कौन सी बात सही है, ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्सा थे, बिल्कुल थे। ठीक है जी, मौलिक अधिकार है और मूल संविधान का हिस्सा थे। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकार थे, तो इसका मतलब है यही ठीक हो जाएगा। हाँ, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाए तो वो मूल संविधान में नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया। बात समझ में आ गई? तो ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिश कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन से अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है आज वाली क्लास से आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आपको नहीं याद है तो आप ये सोच लो कि भाई नहीं याद है, अब मुझे याद करना है। जब तक ये नहीं सोचोगे कि मुझे करना है तो होगा ही नहीं। बात समझो, जब तक ये सोचोगे कि हाँ कर लूंगा, हो जाएगा, पेपर आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे तब कर लूंगा, तो नहीं होगा। आज नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है। और जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है भाई, अगर आप इनके पास हमारे नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंडिया जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है आपकी सारी की सारी। इसके अलावा स्टैटिक जीके है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पूरी मिलेगी। इसके अलावा इंडिया जीके हो गया आपका, साइंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है, साइंस विज्ञान आपको मिलेगी। अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो कंप्यूटर वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी तो हरियाणा जीके के रिवीजन के लिए क्वेश्चंस भी मैंने वहां पर ऐड कर दिए हैं। तो अब बताओ आपकी कमी कहां पर रह जाती है? जब हरियाणा जीके भी है, इंडिया जीके भी है, साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी है, ये सारी, और साथ में कंप्यूटर भी है, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में अवेलेबल करवा दी है। और प्राइस में मैंने चेंज नहीं किया, बिल्कुल 99 ही उसका प्राइस रख दिया है। ठीक है। तो जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो भाई नोट्स है वो ले लेना, अपने ऐप पे मिल जाएंगे और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो भाई आपको बता देता हूं, हरियाणा जीके और ऐड कर दी है, तो हरियाणा जीके का भी वहां से रिवीजन आप स्टार्ट कर देना। ठीक है। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब आंसर सभी का आ गया होगा इस क्वेश्चंस का। ठीक है जी, आंसर आ गया। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इस्कीमिया। ठीक है जी, इस्कीमिया कहा जाता है। और मैं कोशिश करूंगा कल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो साइंस, है ना। इसमें मजा नहीं आ रहा क्योंकि इंग्लिश में नहीं है ना, तो मजा नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको इंग्लिश में भी मिले। ठीक है जी, साइंस इंग्लिश में मिलेगी और हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। बोल दिया तो बोल दिया, इंग्लिश में भी होगा, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो जो ग्रेव का रोग होता है वो किस कारण से होता है, ये अपने को बताना है। ग्रेव का रोग है वो किस कारण से होता है? तो बताओ किसकी अस्थिरता के कारण होता है? तो ये हो जाएगा थायराइड की। किसकी भाई? थायराइड की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? युग्मन और प्रतिकर्षण है वो किसकी दो अवस्थाएं हैं, ये आपको बताना है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? किस चीज की दो अवस्थाएं हो जाएंगी? युग्मन और प्रतिकर्षण बताओ किसकी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगे भाई आपकी उत्परिवर्तन की। किसकी हो जाएंगी? उत्परिवर्तन की हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषता नहीं है? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषता नहीं है? तो इनमें से बताओ कौन सा नहीं है, बताइए भाई, कौन सा नहीं है? शारीरिक गुहा विशेषता है, बिल्कुल है। शारीरिक समरूपता विशेषता है, बिल्कुल है।
क्लोरोफिल क्या पशुओं में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति होती है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये नहीं होता भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि किसी शिशु के वंशागत जिनों की कुल संख्या में किसका योगदान होता है, ये अपने को बताना है यहां पर। यानी कि किसी शिशु के वंशागत जिनों की कुल संख्या में, यानी कि जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर जो जीन्स आ रहे होते हैं, तो ये हमें बताना है कि माताजी के अधिक आते हैं या पिताजी के अधिक आते हैं, और ये आपके काम भी आएगा। ठीक है, चलो करो। क्या होगा? पिता से प्राप्त जीनों की अधिक संख्या होती है, माता से प्राप्त जीनों की अधिक संख्या होती है। माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। बताइए, कोशिश कीजिए आंसर करने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता से बराबर जीन आ रहे होते हैं। ठीक है जी। निम्नलिखित में से, अरे इसका मतलब है, बोलते हैं ना कि ये तो पिता पे गया है, ये माता पे गया है, तो इसका मतलब दोनों पे जाता है। आधी चीजें माताजी के ऊपर, आधी चीजें पिताजी के ऊपर, यानी माताजी की फैमिली, पिताजी की फैमिली, दोनों से जा रहा होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलता है? बताओ, विषाणु द्वारा फैले जाने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? विषाणु द्वारा फैले जाने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो विषाणु द्वारा फैले जाने वाला रोग कौन सा हो जाएगा भाई? एनफ्लुएंजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ठीक है जी, जो साउंड होती है उसका तारतम्य किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। ध्वनि का तारतम्य किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? आवृत्ति के ऊपर। किसके ऊपर करता है? आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं, ये आपको बताना है। रेल की पटरियां, भाई आपके एचएसएससी के लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैक की गई होती है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए भाई, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सारे के सारे पढ़िए, ठीक है। रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल नहीं होता, अभिकेंद्री बल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्री बल। तो रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, कौन सा बल होगा आपका? अभिकेंद्री बल होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? कार्बनिक होता है ये नहीं पूछा, क्वेश्चंस को लास्ट तक पढ़ो। नहीं होता है ये हमसे पूछा है, तो इसका मतलब 3 तो इसमें कार्बनिक होंगे, एक कार्बनिक नहीं होगा। तो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए भाई? तो क्या हो जाएगा? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये कार्बनिक नहीं होता, अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है जी, अकार्बनिक अम्ल होता है ये। अकार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब याद कर लो, कार्बनिक अम्ल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो लैक्टिक अम्ल कार्बनिक हो गया आपका, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया आपका, स्ट्रिक अम्ल हो गया, ये क्या हो जाएंगे? आपके कार्बनिक अम्ल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मधुमेह रोगियों को प्राय अपने शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रसायन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और वो रसायन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। मधुमेह, जिनको डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाती है, उनके रोगियों को ये लगता है। बताइए, सभी आंसर कीजिए, आंसर कीजिए भाई।
किसका लगता है? किसका लगता है? तो किसका हो जाएगा ये? इंसुलिन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंसुलिन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉल आ रही थी भाई इंपॉर्टेंट, चलो देखते हैं। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यीस्ट मिलाने का क्या कारण है? पिछली बार जो HSSC ग्रुप डी का आपका एग्जाम हुआ था, HSSC ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, गूथे हुए आटे वाला आपने सुना होगा, मैंने करवाया भी था। तो आप बताइए कि नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि जो यीस्ट मिलाने का क्या कारण होता है, किस कारण से यीस्ट है वो मिलाया जाता है, बताइए। तो यीस्ट मिलाने से क्या हो जाता है भाई, जो आटा है, जो आटे के बारे में भी बताया तो वो फूल जाता है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो डबल रोटी क्या हो जाएगी, नरम और स्पंजी बनती है। तो जो भट्टी में डबल रोटी बनाते समय जो यीस्ट या खमीर मिलाया जाता है, वो इसलिए मिलाया जाता है कि जो डबल रोटी बने वो नरम बने, स्पंजी बने। आपने देखा होगा ना, बिल्कुल नरम होती है, स्पंजी होती है, यानी कि आराम से सोख लेती है। दूध में डालते हो तो दूध सोख लेती है, चाय में डालोगे तो चाय सोख लेती है। ठीक है, तो ऐसे ही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसका है, एक निलंबन है, तो किसका हो जाएगा ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, फिर आपके हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता, यानी कि इसका इस्तेमाल करना है और इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है जो इसका इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। और आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, वो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे, सभी को कमेंट करना है। ठीक है, और अब आपको हिंदी के क्वेश्चंस आगे पढ़ने हैं, तो हिंदी के क्वेश्चंस आगे पढ़ लीजिए। के ऊपर चलते हैं और आप सभी आंसर करने की कोशिश करो। थोड़ा सा समय मैं आपको देने वाला हूं, उसे में आपको आंसर करना है और गिनते हुए चलना है। ये मत गिनना कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ये गिनना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, और साथ में ये भी याद करते हुए चलना कि किस में आपका गलत हो रहा है। चलो, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको गलत वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है जी, गलत वर्तनी आपको बतानी है, गलत वर्तनी है वो कौन सी है ये आपको यहां पर बतानी है, गलत वर्तनी। ठीक है, बताइए कि इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है। तो बताइए, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है, वर्तनी आपको बतानी है किसमें गलती है। तो टिप्पणी नहीं होगा, टिप्पणी होगा। क्या होगा, टिप्पणी है ना, खाली वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है जी, तो ये गलती है, तो किसमें, टिप्पणी में गलती है, तो टिप्पणी गलत लिखा हुआ है। तो हमें यही बताना था कि अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, वर्तनी गलत कौन सी लिखी हुई है। ठीक है जी, तो टिप्पणी होगा ना कि टिप्पणी होगा। ठीक है, तो इस बात पर टिप्पणी करना, टिप्पणी नहीं टिप्पणी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको याद करने ही होंगे, और किसका पर्यायवाची बताना है आपको, यहां पर नेक का पर्यायवाची बताना है कि नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। आप सभी को भी नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, जितने भी नेक व्यक्ति हैं उनके साथ रहना चाहिए। बताइए, अब इसका पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, आप इसको बोल सकते हो कि जिनका सेम अर्थ निकलता हो। नेक का मतलब क्या होता है, नेक का मतलब होता है जो भला व्यक्ति होता है, जो भलाई करता है, जो नेक काम करता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे काम करता है, उसके साथ आपको रहना है।
और इनमें से देखो क्या है, जंगल, तो ये तो अलग चीज हो गया। दुर्जन, दुर्जन का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुरा व्यक्ति हो जाएगा दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति, तो ये तो नहीं है। सज्जन, सज्जन होता है भाई अच्छा व्यक्ति, तो हमें इसी का बताना था, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति हो जाएगा। कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन का मतलब होता है जो अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं बुराई में आप भी फंस जाओगे। ठीक है जी, बुराई है वो पता नहीं चलता हमारे अंदर कब आ जाती है, बहुत जल्दी आती है। अच्छाई बहुत कम आती है, अच्छाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बुराई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी का भला करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी का बुरा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलो, समझ गए ना सज्जन और दुर्जन का मतलब। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है, और रेखांकित भाग कौन सा है, ये वाला है। तो पहले पढ़िए, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कोई अर्थ नहीं है, इसके स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ये आपको बताना है। कोई अर्थ नहीं है, इसका आप बताओ। तो कोई अर्थ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, निरर्थक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ वाला, व्यर्थ का मतलब होता है, व्यर्थ और बेकार दोनों का मतलब सेम होता है, व्यर्थ मतलब बेकार। ठीक है जी, व्यर्थ का मतलब समझते हो ना, तो व्यर्थ और बेकार एक ही है, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता इसका मतलब क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। सार्थक जिसका अर्थ हो, सही अर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या है, 3 त्रुटि युक्त हैं। त्रुटि युक्त का मतलब समझ लो, त्रुटि युक्त का मतलब है जिनके अंदर त्रुटि है, यानी कि गलती है। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। तो 3 में गलती है, जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन आपको करना है कि इनमें से कौन सा सही है। चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तब आपको दिख जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। पढ़ो एक बार, कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा। उनकी मात्र भी उनके साथ आई है। मात्र क्या होता है, माता हो सकती थी, तो उनकी माता भी उनके साथ आई है, लेकिन यहां पर मात्र लिखा हुआ है, मात्र का मतलब होता है केवल, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हुई है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है भाई, पत्नी भी हो सकती है, उनकी पत्नी है उनके साथ आई हुई है। ठीक है, उनकी माताजी उनके साथ आई हुई है, उनके भ्राताश्री उनके साथ आई है, कुछ भी लिख सकता है। तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ठीक लिखा हुआ है। यहां पर देखो उनकी भ्राता भी उनके साथ आया है, ठीक है, तो और उनकी महिला भी उनके साथ आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ सोच रहे होगे, सर जी आपने भ्राता बोला था, भ्राता ठीक है भाई, लेकिन उनकी नहीं, उनका भाई होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, समझते हो ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द का सही विकल्प अपने को बताना है। तो विलोम शब्द आपको बताना है, क्या है कि मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है। अब बताइए, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम का मतलब समझते हो ना, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है जी, तो मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है, तो इसका मतलब समझते हो, तो इसका मतलब अधम का मतलब हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो कि खराब व्यक्ति, आप उसको बोल सकते हो। तो इसका विपरीत क्या होगा, अच्छा व्यक्ति, सज्जन पुरुष, तो क्या हो जाएगा, उत्तम। उत्तम का मतलब समझते हो ना, उत्तम का मतलब होता है अच्छा, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, या आप इसको श्रेष्ठ भी बोल सकते हो, एक ही बात है।
ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है कोई अच्छा व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द आपको बताना है और किसका बताना है? सपूत का। और ये तो आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, अरे तू मेरा सपूत बन जा ठीक है जी। तो सपूत का विपरीत क्या होगा? कपूत। ठीक है जी, आपने सुना होगा, अरे तू कपूत फूत है जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सब बोलेंगे सपूत हो। सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा। ठीक है जी, अच्छा बेटा आप बोल सकते हो इसको, अच्छा बेटा सपूत। कपूत का मतलब होता है बुरा बेटा, बुरा। ठीक है, बुरे के लिए या गलत आदमी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे के लिए सपूत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, यह आंखों से देखी घटना है। तो यह आंखों से देखी घटना है, इसका बताइए क्या है? आंखों से देखी घटना है, तो इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसमें मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर आराम से निकल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? यह आंखों देखी घटना है। क्या हो जाएगा? आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है, आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी। ठीक है जी, आंखों से ही देखोगे और किससे देखोगे? कानों से थोड़ी ना देखेंगे भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं आपको चुनना है, यानी कि आपने को देखना है गलती किसमें है। तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चली गई, इसमें आपको बताना है किसमें गलती है। भाई वन को तो गए थे तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें गलती किसमें है ये देखिए। यहां पर लिखा हुआ है चली गई, तो अगर सीता जी अकेले की बात हो रही होती तो सीता जी वन को चली गई हमारा ठीक हो जाता, क्योंकि यहां पर सीता जी स्त्रीलिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग का यूज किया गया है। लेकिन यहां पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों की बात हो रही है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई? बहुवचन हो जाएंगे, बहुवचन। तो चली गई नहीं होगा, चले गए होगा। तो इसमें चली गई वाला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या आएगा? चले गए। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? क्या आएगा? चले गए। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले गए, क्योंकि तीनों की यहां पर बात हो रही है। ठीक है जी, सीता जी सिर्फ स्त्रीलिंग है तो उनकी बात यहां पर नहीं हो रही, तो यहां पर चली गई स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे चले गए। तो गलती किसमें है? इसमें है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। यहां पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि कंपनी बाग में आज धूप खा रही है। आज क्या धूप खा रही है? कमरा क्या धूप खा सकता है? नहीं खा सकता। खा रही है, यह भी आपको देखना है। खा रही है इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। देखो लास्ट वाली, खा रही है, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो करो। तोप है, तोप क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो कंपनी बाग में तोप आज धूल खा रही है, तो इसका मतलब यही ठीक हो जाएगा। आगे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और तोप आप समझते ही हो, चकमक, नीलम। ठीक है जी, ये नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि कंपनी बाग में तो है वो आज धूल खा रही है। धूल खाने का मतलब, इसका मतलब भी समझ लो। धूल खाने का मतलब होता है कोई वस्तु रखी हुई है और उसके ऊपर धूल चढ़ती हुई जा रही है, मिट्टी चढ़ती हुई जा रही है, उसको बोला जाता है। ठीक है जी, जो काफी समय से रखा रहता है ना, उसको बोला जाता है धूल खाना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये मुहावरे में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है और कृष्ण का आपको बताना है। कृष्ण का देखो, श्रवण, रजत। श्रवण आप सभी को पता है, श्रवण, रजत, ममता, गिरिधर। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गिरिधर हो जाएगा। बाकी तो आप सभी को इनके बारे में पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता, रजत
और श्रवण ये तो पुरस्कार में भी दिए जाते हैं। ममता नाम हो गया, तो क्या हो जाएगा, गिरिधर कृष्ण जी को बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां आपका, कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। चलो कीजिए। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वाक्यांश का आंसर कर लिया बिना गूगल किए तो इसका मतलब है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फिर आपको हिंदी में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, पहला ऑप्शन है खाद्य। खाद्य का मतलब होता है खाना। ठीक है जी, तो खाद्य क्या है, खाने से संबंधित हो गया, लेकिन हमसे खाने की बात नहीं हो रहा। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन यानी कि जो खाना खा लिया उसके बाद जो भोजन बच जाता है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। बारानी, तो बारानी ये भी किसान से संबंधित हो गया, खेती किसानी से संबंधित हो गया। ठीक है जी। विभुक्षा, इसका मतलब होता है कोई अगर भूखा व्यक्ति है, किसी को भूख लग रही है, भूखा व्यक्ति है, उसको विभुक्षा बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उचित है, इसका मतलब होता है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसने कर दिया ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको मुहावरा बताना है। चलो, अकल चरने जाने में मुहावरा आपको बताना है। अकल चरने जाना आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, क्या तेरी अक्ल है वो चरने चली गई। तो अकल चरने जाने का मतलब हो जाता है, क्या हो जाएगा, बहुत शोर करना, संकोच न करना, किसी बात की जानकारी देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा। अकल चरने जाने का मतलब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग ना कर पाना, अच्छे से सोच समझ ना पाना। ठीक है जी, तो इसलिए ही इस्तेमाल होता है। अकल चरने जाने का मतलब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रिक्त स्थान की आपको यहां पर पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कीजिए कि स्कूल को टाटा फाउंडेशन से खालिस्तान मिला है। तो जो स्कूल है उसको टाटा फाउंडेशन से क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। ठीक है जी, फंड, जो पैसे मिलते हैं ना फाउंडेशन द्वारा, जो पैसे दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, फंड। आपने सुना भी होगा। ठीक है जी, तो फंड मिला है जिससे वो स्कूल है वो आराम से चल सकती है। और स्कूल को टाटा फाउंडेशन से फंड मिल रहा है, तो टाटा फाउंडेशन के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। ठीक है जी, तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है, मुहावरा आपको बताना है जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये भी पढ़ा करो, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो घर की खेती, आपने सुना होगा ना कि ये तो घर की खेती है। ठीक है, जैसे आपसे बोलते हैं, अभी मुझे भी घर वाले बोलते रहते हैं कि भाई दाढ़ी कटवा लो, बाल कटवा लो, ये घर की खेती है, फिर से आ जाएगी। ठीक है जी, तो घर की खेती का मतलब हो जाएगा अपनी चीज है। घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी चीज होना। ठीक है जी, घर की खेती अपनी चीज होना। घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी चीज।